नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 7वें सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, इसमें लेखक बताते हैं अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। दोस्तों, इस सिद्धांत में भी हर सिद्धांत की तरह घटना के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं। तो घटना यह है कि कुछ समय पहले मैं एक ब्रिज पार्टी में गया। मैं ब्रिज नहीं खेलता था और वहाँ पर मेरे ही जैसी एक और महिला थी जिसे ब्रिज खेलना नहीं आता था। उसे यह जानकारी मिली कि लॉवेल थॉमस के रेडियो की दुनिया में जाने से पहले मैं उनका मैनेजर था और मैं उनके सहयोगी के रूप में यूरोप घूम चुका हूँ। इसलिए उसने मुझे कहा, मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आप कितनी बेहतरीन जगहों पर घूमे हैं और आपने यूरोप में कितने दर्शनीय स्थलों को देखा है। जब हम सोफे पर बैठे तो उसने मुझे बताया कि वह और उसका पति अभी अभी अफ्रीका की यात्रा से लौटे हैं। मैंने कहा, अफ्रीका? कितना मज़ेदार अनुभव रहा होगा। मैं हमेशा से अफ्रीका घूमना चाहता हूँ, परंतु 24 घंटे अल्जियर्स में रुकने के सिवाय अफ्रीका घूमने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बताएं, क्या आपने सचमुच उस रोमांचक देश का भ्रमण किया है? हाँ, आप कितनी खुदकिस्मत हैं। मुझे आपसे सचमुच ईर्ष्या होती है। आप मुझे अफ्रीका के अपने अनुभव सुनाएं। इसके बाद महिला 45 मिनट तक बोलती रही। उसने मुझसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था या मैंने क्या क्या देखा था। वह मेरी यात्राओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। वह तो सिर्फ एक दिलचस्प श्रोता के तलाश में थी जो उसके आंख को संतुष्टि दे सके और जिसे वह अपने किस्से सुना सके। क्या उस महिला का व्यवहार असामान्य था? नहीं, ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम एक डिनर पार्टी में थे। वहाँ पर कोई 1 दर्जन लोग होंगे, पर मैंने सामाजिकता के सभी नियमों को तोड़ते हुए बाकी सबको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसी बॉटनिस्ट से घंटों बातें की। आधी रात होने पर मैंने सबसे विदा ली और चल दिया। मेरे जाने के बाद वह बॉटनिस्ट मेज़बान के पास गया और उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। मुझे बहुत प्रेरक व्यक्ति और बहुत ही रोचक वक्ता कहा गया। बहुत ही रोचक वक्ता, जबकि मैंने उसके सामने ज़्यादा बातें की ही नहीं थी। मैं चाहता भी तो भी बिना विषय को बदले ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि बाटनी के बारे में मुझे उतना ही मालूम है जितना कि पेंगुइन की एनाटॉमी के बारे में। परंतु मैंने एक काम किया था, मैंने उनकी बातों को मन लगाकर सुना था। मैंने मन लगाकर इसलिए सुना था क्योंकि मुझे उसकी बातें सचमुच दिलचस्प लग रही थी और उन्हें इस बात का एहसास हो गया। स्वाभाविक तौर पर इससे उन्हें खुशी हुई। इस तरह के किसी की बात सुनना किसी भी व्यक्ति की अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च प्रशंसा है। जैक वुडफोर्ड ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंज इन लव में लिखा है, बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो मन लगाकर सुनने की चापलूसी को पसंद नहीं करते। मैं मन लगाकर सुनने से भी 2 कदम आगे निकल गया था। मैं तो उनकी दिल खोलकर तारीफ कर रहा था और मुक्त कंठ से सराहना भी कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनकी चर्चा में बहुत मजा आया और ज्ञान भी मिला, जो कि सच था। मैंने उन्हें बताया कि काश मेरे पास भी उन जैसा ज्ञान होता, जो कि सच था। मैं उन्हें बताया कि मैं उनके साथ खेतों में घूमना पसंद करूंगा और मैं ऐसा कर चुका हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगा और मैं मिला भी। इस तरह से उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता समझ लिया, जबकि दरअसल मैं सिर्फ एक अच्छा श्रोता था जो उन्हें चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। दोस्तों, सुनने की कला घर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में। न्यूयॉर्क की मिली एस्पोसिटो ने यह आदत डाल ली कि जब भी उनके बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते थे, वह ध्यान से उनकी बातें सुनती थी। एक दिन वे शाम को अपने पुत्र रोबोट के साथ बैठी हुई थी। रोबोट के मस्तिष्क में घूम रही बातों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद रोबोट ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिसेज एस्पोसिटो को यह सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें यह किस बात से लगा? रोबोट ने जवाब दिया,
मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं क्योंकि आप मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हैं। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने लगती हैं। बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के सामने नम्र पड़ जाता है। एक ऐसा श्रोता जो उस समय चुप रहे जब क्रोधित आलोचक किंग कोबरे की तरह फन फैलाकर अपने शरीर से अपना जहर उगल रहा हो। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी में कुछ साल पहले यह पता लगाया कि इसे एक ऐसे सिक्योरिटी कष्टकारी ग्राहक से निपटना है जो हमेशा ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कोसता था, और उसने सच में बहुत भला बुरा कहा। उसने बहुत चिल्ला चोट की। उसने फ़ोन को इसकी जड़ों से उखाड़ने की धमकी दी। उसने कुछ बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में वह गलत थे। उसने अखबारों को पत्र लिखे। उसने असंख्य जनहित याचिकाएं दायर की और उसने टेलीफोन कंपनी के खिलाफ अदालत में कई मामले भी दायर किए। आखिरकार कंपनी के सबसे योग्य ट्रबल शूटर यानी संकट मोचन को इस गुस्सेल ग्राहक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया। इस ट्रबल शूटर ने ग्राहक की बात सुनी और भड़कने वाले ग्राहक को अपना गुस्सा निकालने दिया। टेलीफोन प्रतिनिधि सुनता रहा, वह हाँ हाँ कहता रहा और ग्राहक के नजरिए से सहानुभूति प्रदर्शित करता रहा। ग्राहक अपनी भड़ास निकालता रहा और मैंने लगभग 3 घंटे तक उसकी बातें सुनी। ट्रबल शूटर ने हमारी क्लास में अपना अनुभव सुनाया। मैं उससे 4 बार मिला और चौथी मीटिंग में पहले मैं उस संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था जिसे उसने शुरू किया था। उसने इसका नाम टेलीफोन सब्सक्राइबर प्रोटेक्टिव एसोसिएशन रखा था। मैं अब भी उस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर के अलावा मैं ही दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ। इन मीटिंगों में मैंने उनकी हर बातें को मन लगाकर सुना और उनकी कई बातों से हमदर्दी जताई। किसी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उसकी बातों को इस तरह पहले कभी नहीं सुना था और वह एक तरह से मेरा दोस्त बन चुका था। जिस बारे में मैं उससे मिलने गया था उसका जिक्र मैंने पहली मीटिंग में नहीं किया, ना ही दूसरी तीसरी में किया, परंतु चौथी मीटिंग में मैंने मामले को पूरी तरह निपटा लिया। उसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया और टेलीफोन कंपनी के साथ उसकी समस्याओं के इतिहास में पहली बार उसने अपनी सारी शिकायतें और केस वापस ले लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्टर खुद को धर्म योद्धा मानते थे जो क्रूर शोषण के विरुद्ध जन अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, परंतु दरअसल वे महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहते थे। उन्हें पहले महत्वपूर्ण होने का यह एहसास चिल्लाने और शिकायत करने से मिलता था, परंतु जैसे ही उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से महत्व मिला उनकी शिकायतें काफुर हो गईं। आइजैक एफ माइक्रोसन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वे क्या बोलने वाले हैं, इसलिए वे अपने कान खुले नहीं रखते। अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे यह बताया है कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ है और केवल महत्वपूर्ण लोग ही अच्छे श्रोताओं को पसंद नहीं करते, सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार छपा था, कई लोगों को जब श्रोताओं की ज़रूरत होती है तो वे डॉक्टर को बुला लेते हैं। आधुनिक काल के सबसे महान श्रोताओं में सिगमंड फ्रायड का नाम भी एक व्यक्ति फ्रायड से मिला। उनके सुनने के तरीके के बारे में उनका कहना था, इसमें मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनमें ऐसे गुण हैं जो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे। मैंने किसी और को सामने वाले व्यक्ति पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान देते नहीं देखा। इसमें आत्मा की गहराई को भेदती नज़र जैसी कोई बात नहीं है। उनकी आंखें कोमल और दयालु हैं, उनकी आवाज़ धीमी और सहानुभूतिपूर्ण है, उनकी मुद्राएं कम हैं, परंतु उन्होंने मेरी तरफ जितना ध्यान दिया, मेरी बातों को जितनी सराहना की, हालांकि मैंने उसे ठीक ढंग से नहीं कहा था, वह सचमुच अद्भुत और असामान्य है। आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि इस तरह सुने जाने का क्या अर्थ होता है। अगर आप यह चाहते हैं कि लोग आपको देखकर मुंह ना फेरें तो आप
को दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको देखकर दूसरे लोग मुंह फेर लें, पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएं और आपसे नफरत करें, तो मैं आपको इसका अचूक फॉर्मूला बता सकता हूँ। आप ज़्यादा देर तक किसी की बात ना सुनें, अपने बारे में ही बोलते रहें। किसी दूसरे के बोलते समय यदि आपके मन में कोई विचार आए तो आप जरा भी इंतजार ना करें और सामने वाले की बात बीच में ही काट दें। उसके अधूरे वाक्य के बीच में ही अपनी बात बोलना शुरू कर दें। क्या आप इस तरह के लोगों को जानते हैं? दुर्भाग्य से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। यह अलग बात है कि इन लोगों को उबाऊ की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे उबाऊ लोग जो अपने अहंकार में चूर रहते हैं और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वे केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं, और जो लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस मरे बटले के शब्दों में बुरी तरह अशिक्षित होते हैं। वह शिक्षित नहीं होते, चाहे वे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल लें। दोस्तों हाँ, लेखक यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल लें, अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मज़ा आए। उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। चीन में अकाल से लाखों लोगों के मरने से ज़्यादा परवाह उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द की है। अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज़्यादा दर्द उन्हें अपनी गर्दन के फोड़े से होती है। अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें। अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, तो अब मैं लेता हूं आपसे विदा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।